Okay, let me know if I am audible, if you can see my screen and if you can see me. Okay, so let us start with the next question. अपने को दिया मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6। अपने को वेरिएंस, अपने को पी नहीं डालना है, यहाँ पे पी का वैल्यू नहीं पता अपने को। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, ट्राई करो। एक्स्ट्रा सारा वैल्यू पता है, फ्रीक्वेंसी सारा अपने को नहीं दिया, खाली पी का वैल्यू नहीं पता उसमें, और मीन दिया हुआ है। यहाँ से मीडियन निकालना है, मोड निकालना है। टेक योर टाइम, आराम से बताओ क्या आएगा आंसर इसका। तो अपने को दिया हुआ है कि मीन इसका 6 है, राइट। और जब भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है और वहां से मीन भी निकालना होता है, तो वी डू एक्स इंटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। तो यहाँ पे जो मीन आएगा वो आएगा 6 इज इक्वल टू मेरा 3 + 4 × 4 + 5 × 7 + 6 × 6 + 7p + 24 + 9 divided by 1 + 4 + 7 + 6 + p + 1 करना आएगा 3 + 16 + 35 + 36 + 24 + 9 and 22 + p। ठीक है, एंड ऊपर में आएगा 123 + 7p। यहाँ से तुम्हारा p इक्वल टू 9 आ जाएगा बेसिकली। तो मेरे पास में आया था यहाँ पे 123 + 7p और नीचे में 6 × 22 + p। ये सॉल्व करके मेरे पास में आएगा p इक्वल टू 9। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद बताओ कि क्या आंसर आएगा। मोड तो 7 ही होगा मेरा, तो ऑप्शन सी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन ए एलिमिनेट कर सकता है। रहा बात ऑप्शन बी का, उसमें क्या आंसर आएगा। BDH6। ठीक है, बी आएगा। सबका आया है, कैन आई मूव अहेड। आपने दिया हुआ है, और आंसर ये पर एक्सटेंड ओनली टेक टू वैल्यूज 0 and 1 पर एप्लीकेशन इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एक्सपेक्टेशन x⁻11 निकाला है। ट्राई करो। ये 0.3 है, ऑब्वियसली सम ऑफ ऑल द पैरामीटर्स इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे ये 0.7 आ जाएगा। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेशन x⁻11 निकालना है, तो हाउ विल यू डू इट।
तो इसका एक फॉर्मूला होता था, इफ यू कैन रिकॉल, तो विच इज रिटन एज एक्सपेक्टेशन h टू द पावर 11, मतलब होता है कि यू जस्ट हैव टू टेक समेशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ h which is in r is 0 से लेके 1 तक, h to the power 11 into probability h is equal to h। ठीक है, तो अब ये आएगा तुम्हारा समेशन h रन फ्रॉम 0 से लेके 1 तक। तो इन आर केस क्या होगा, 0 to the power 11 into 0.3 प्लस 1 to the power 11 into 0.7। तो इसका आंसर सिंपली 0.7 आ रहा है। समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अब यहाँ पे कुछ भी एक्सपेक्टेशन दिया हुआ हो, एक्सपेक्टेशन h टू द पावर 11 या कुछ भी, बस ये याद रखना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ gh जो होता है दैट इज समेशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ x gh into probability h is equal to h। दैट इज हाउ यू कैलकुलेट इट। ठीक है, नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने दिया है कि रैंडम वेरिएबल x, आपने दिया है रैंडम वेरिएबल x एज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, n कॉमा p, मीन ऑफ x दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ है, आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी x इज पॉजिटिव। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो। हाउ विल यू डू इट? तो हम एक बार फिर भी तुम लोग को वापस से बता रहा है, आई होप तुम लोग को पहले से पता होगा ये बात, बट तुम लोग का एक ऐसे जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो क्या होता है कि वो होता है 45 क्वेश्चन आते हैं जिसका वर्थ होता है 8 मार्क का, 20 क्वेश्चन आते हैं जिसका 2 मार्क्स के, एंड 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि 3 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। और एक चीज़ है कि तुम लोग को 100% मार्क्स नहीं लाना है यहाँ पे, तुम लोग को बस पासिंग मार्क लेके आना है और तुम लोग पास हो जाएगा। तो एक्चुअल एग्जाम्स में क्या होता है कि एक्चुअल एग्जाम्स में यू डोंट नीड 100% ऑफ मार्क्स। ऑब्वियसली यू शुड एम एज मच एज यू कैन, बट अल्टीमेटली पासिंग इज द मेजर क्राइटेरिया। ठीक है, वो तो बेयर मिनिमम है, उसके ऊपर में वी कैन टेक एनीथिंग यू कैन, एनीथिंग जो भी जितना भी मार्क्स आ रहा है। तो जैसे हम लोग में भी क्या होता है कि हम लोग इतना सारा पेपर हम लोग दे दिया कि अब हम लोग को याद नहीं रहता कि हम लोग किस पेपर में कितना मार्क्स वार्क्स लाया था, और काइंड ऑफ रेलिवेंट भी नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डे बस ये मैटर रहता है कि कितना पेपर हम लोग का क्लियर है, बस वही मैटर रहता है। ठीक है, तो अगर कभी तुम लोग को लगे कि तुम लोग को 3 मार्कर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा स्टक हो गया है, तो ये मत सोचना कि यार ये तो 3 मार्क का क्वेश्चन है इसमें तो टाइम देना पड़ेगा, वो मत करना। स्टक हो गए हो, जस्ट आगे बढ़ जाओ। वो 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन जब वो सब पहले ले लो। ठीक है, तो वो एक चीज इंपॉर्टेंट होता है। हाँ बोलो। सर ये हाँ, सारे एग्जाम्स एमसीक्यू बेस्ड होते हैं क्या? सारे नहीं होते हैं, खाली ए सेट ही तुम लोग का एमसीक्यू बेस्ड है। फिर CS1 CM1 ये सब जितने भी होते हैं तुम्हारे CS CM CB पेपर्स, उसमें तुम्हारा वो होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, बाकी सारे तुम्हारे मतलब कुछ कुछ के उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ पेपर तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड होता है, बाकी तुम्हारा ऊपर का जो होता है तुमको लिख के करना पड़ेगा सॉल्व। बीच में लोग किया था एमसीक्यू, लेकिन फिर इसको वापस से लोग चेंज कर दिया, तो अब तुम्हारा एमसीक्यू प्लस जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो होता है। ये लोग का पोर्टल अच्छा ही है, तो डोंट वरी कि तुम लोग को ऐसे प्रॉब्लम होगा, आराम से तुम लोग का हो जाएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। सर तो जैसे अगर आप लोग अभी पढ़ते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप लोग नोटबुक में नहीं लिख के टाइपिंग प्रैक्टिस ही करते हो फिर? मेरा एग्जाम में तो कोई सम्स है ही नहीं, तो हम लोग का एग्जाम में कोई सम्स आता नहीं है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई सम्स आता, तो हम लोग मोस्टली टाइपिंग प्रैक्टिस ही होता है सर। और उसमें भी हम लोग को पूरा पैराग्राफ पैराग्राफ लिखना होता है। ओके। कि मेरे को अभी भी याद है कि हम लोग जब हम CP1 का एग्जाम दे रहा था कॉलेज के टाइम पे, मतलब अभी भी दे ही रहा था आफ्टर कॉलेज भी, बट जब उस टाइम पे तो हम लोग को क्या था कि प्रोफेसर लोग बोलता रहता है क्लास में, अपना करवाता रहता है, हम अपना बैठा रहता है, प्रोफेसर क्या मतलब हम क्या आता, उसको बस चाहिए होता था कि हम क्लास में सोए ना और मोबाइल ना चला, दैट्स इट। तो हम अपना नोटबुक निकाल लेता था, धीरे धीरे पर बीच में मोबाइल से दिखता था क्वेश्चन क्या है CP1 का, और बस एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, सिनेरियो पढ़ लिया, जो कि बहुत कम टाइम लगता है देखने में, उसके बाद हम अपना लिखता रहता था नोटबुक के पीछे जो मेरा आंसर लगा रहा है। बट ऑब्वियसली वहाँ लैपटॉप निकाल नहीं सकता था, तो हम पेन पेपर पे लिखता था। फिर आफ्टर कॉलेज भी आई यूज्ड टू डू दैट ओनली, आफ्टर कॉलेज भी हम जाके सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करता था, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। तो मेरा केस में भी वही होगा, बट वैन यू स्टार्ट द पेपर यू शुड
start by writing pen paper, which is जो normal practice है, but eventually you will have to shift to typing. तो मेरा टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छा है, तो मेरे को इतना कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं, बट तुम लोग को करना पड़ेगा स्टार्टिंग से. Sir, but as in these CM1, CS1 वाला mathematical papers, as in I know mathematical typing is required, but कितना like जैसे हम paper में पूरा solve करके दिखाते हैं, while typing do we have to do the same या फिर हम paper में solve करके और only the gist is typed out? नहीं नहीं, मतलब सो बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से तुम्हारा जो पेपर में कर रहे हो, तो पेपर में 7-8 स्टेप्स है. सो व्हाइल यू आर टाइपिंग द आंसर, तो तुमको 7-8 स्टेप्स नहीं दिखाना. तुम खाली पहला, मतलब बीच में खाली एग्जामिनर समझ में आ जाए दैट यू हैव डन द क्वेश्चन ऑन योरसेल्फ, दैट यू हैव डन द क्वेश्चन योरसेल्फ, उतना ही सिर्फ वर्किंग दिखाना होता है. बाकी उसमें ज्यादा उसमें यहाँ पे वर्किंग दिखाने का नीड होता नहीं है. तो वो एक चीज है. तो लेट्स से मेरे को लगता है कि मेरा सिर्फ 3 स्टेप में एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हमें ही वो क्वेश्चन किया है, तो हम सिर्फ उतना ही वर्किंग दिखाएगा. बाकी मेरे को वर्किंग दिखाने का कोई ऐसा नीड नहीं होता. ठीक है. Okay, sir. तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज हो जाता है यहाँ पे. और बाकी रहा बात, तुम लोग का नेगेटिव मार्किंग ए सेट में है नहीं, और आगे भी कोई भी फ्यूचर पेपर में तुम लोग का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा. तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो मेरे हिसाब से तो तुम लोग को सारा ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए. तो इवन इफ तुम लोग को कोई क्वेश्चन में नहीं आता, तो भी जस्ट तुम गेस मार के आगे बढ़ सकता है. ठीक है. तो वो एक चीज है. और एक चीज और हम बता दे रहे हैं कि इसमें मतलब कि तुम्हें क्यों ये पाथ चूज किया है, तुम लोग को वो पता होना चाहिए. एक्चुअल जो हम लोग कर रहे हैं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग गुड एट मैथ्स. कि हम यही तो बताया कि अभी हम बार बार हम यही तुम लोग को इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग का कोई, मेरा एग्जाम में कोई में भी अब क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि आगे जाके तुम लोग क्वेश्चन का चीज आता ही नहीं है. आज भी जब भी हम पढ़ाते हैं, हम इतना सारा बैच ए का पढ़ाया है, उसमें किसी भी एग्जाम में किसी भी बैच में हम कैलकुलेटर अपना खुद का खोला ही नहीं है. मेरा जो कैसे FS82 कैलकुलेटर था जो हम लिया था फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में, वही कैलकुलेटर आज मेरा चलता आ रहा है. एंड आई हैव नॉट टच दैट कैलकुलेटर अभी तक. मतलब ऑब्वियसली अब आगे एक पेपर में मेरे को थोड़ा बहुत उसका यूज होगा तो होगा, वरना उसमें भी यूज नहीं है. तो इतना हम लोग का ऐसा हो जाता है. इट इज नॉट जस्ट अबाउट मैथ, इट इज अबाउट कि तुम लोग कितना डेडिकेटली रेजिलियंटली पढ़ सकता है. कि ए सेट तुम लोग का सिर्फ काइंड ऑफ एक स्टार्टिंग पार्ट है. उसके बाद तुम लोग का 13+ एग्जाम्स है. 13 एग्जाम्स है बेसिकली. ठीक है. तो 13 एग्जाम्स, इसमें किसी में भी ऐसा नहीं होता कि तुम्हें लगे कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा मैथ्स हो रहा है. एक तो पेपर में हो सकता है लगे कि बहुत मैथ्स हो रहा है, बाकी सारा में तुम्हें लॉजिकली ही सॉल्व करना होता है. और जब तुम्हें एक्चुअल जॉब पे आएगा, तुम लोग के पास में पाइथन होता है, आर होता है, तुम लोग का एक्सेल होता है, तो तुम लोग को मैथ्स का तो इतना प्रॉब्लम सोचने का करने का होगा ही नहीं, नीड ही नहीं होगा इतना सोचने का उसमें. बट कंसेप्ट तुम लोग को पता होना चाहिए. ठीक है. तो वो चीज है. और रहा बात एक और होता है कि इसमें जितना ही तुम लोग नेगेट कर लो, जितना ही तुम लोग ना बोलो, लेकिन थोड़ा बहुत लक फैक्टर हर एक एग्जाम में होता ही होता है. तो देर इज नॉट, उसमें तुम लोग कुछ कर नहीं सकता. बट वॉट यू कैन डू इज कि तुम लोग बार बार प्रैक्टिस करता रहेगा, हार्डवर्क करता रहेगा, तो अपने आप तुम्हारा वो सही हो जाएगा वो चीज. तो एसेट इज बेसिकली काइंड ऑफ योर एप्टीट्यूड टेस्ट, यू कैन से. तुम अंदर आना है, तुमको एक्चुअल जर्नी में आना है, तो एसेट दे के ही तुम अंदर आ सकता है. बट जब तुम एक्चुअल जर्नी से बाहर जाएगा, तो वो तुम लोग कैसे परफॉर्म करता है, वो तुम लोग का एटीट्यूड कैसा है, उस पर डिपेंड करता है. तो एप्टीट्यूड कैन गेट यू इन, बट एटीट्यूड कैन डिटरमाइन योर वर्क. कि तुम कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें. और हम तो मेरे हिसाब से तुम लोग को सक्सेस का एक सिंपल फॉर्मूला यही होता है कि कॉन्फिडेंस तुमको अपना बूस्ट करना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए. कॉन्फिडेंस तुम लोग जनरली इतना ज्यादा कुछ खास कर नहीं सकता उसका. और प्रेपरेशन तुम जितना अच्छा करेगा उतना बेटर होता है. उतना तुम लोग का कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा. तुमको मालूम है कि तुम अपना 100% दिया है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी उस लेवल पे होगा. और स्ट्रेस तुम जितना अपना कम रख सकते हो उतना कम रखो. बाकी तो तुम्हारा सक्सेस अच्छे से आ ही जाएगा तुम्हारे पास. ठीक है. अच्छा, तो ये क्वेश्चन में आते हैं
एक्स अपने को दिया था कि वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, मीन वेरिएंस दिया हुआ था, यहाँ से मेरा एन 10 आ रहा, पी 0.4 आ रहा, मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी कि एक्स इज पॉजिटिव। तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज पॉजिटिव मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि सिंस ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स कैन नॉट टेक नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है, तो वो सिर्फ 0 या पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है। और अपने निकालना है प्रोबेबिलिटी इट वुड टेक अ पॉजिटिव वैल्यू, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0, विच इज 1 माइनस तुम्हारा होता है एनसीएच, होता है एनसीएच पी टू द पावर एच क्यू टू द पावर एन माइनस एच। तो दिस इज 1 माइनस 10c0 0.4 to the power 10 0.6 to the power 0, which is 1 minus 0.4 to the power 10, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। सर p to the power 0 होगा। सॉरी, या हम भी तो भी पहलेगा, हम भी गलती की इसमें। ऑप्शन सी इज करेक्ट यहाँ पे, ठीक है। नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो कैसे करो तुम लोग उसको। सीडीएफ दिया है तुमको एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। अगेन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अपने पहले भी किए थे, बट यहाँ पे द रीजन व्हाई आई हैव गिवन हियर इज क्योंकि अपना सीडीएफ दिया हुआ है, सीडीएफ से तुमको पीडीएफ निकालना है, पीडीएफ से तुमको फिर मैनुअली एक्सपेक्टेशन एच वो सब चीज निकालना होगा। ट्राई करो, टेक योर टाइम, आराम से बताओ क्या आंसर आएगा इसका। तो बेसिकली मेरे को सीडीएफ दिया है, यहाँ से पहले पीडीएफ निकालना होगा, तो हम सीडीएफ से पीडीएफ कैसे निकालेगा। हाउ विल आई गो फ्रॉम सीडीएफ टू पीडीएफ। सर माइनस करके जाता है ना। ओके, बट ये तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ माइनस कैसे होगा। लुक एट द रेंज, जिस हिसाब से रेंज दिया हुआ है इट सीम्स लाइक कि ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, राइट। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में पीडीएफ से सीडीएफ जाने के लिए इंटीग्रेशन किया जाता है, तो सीडीएफ से पीडीएफ आने के लिए डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। तो यू विल हैव टू डू डी बाई डी एच ऑफ द सीडीएफ। It will be d by dx of h by 12, which is 1 by 12. And then you will have to calculate the coefficient of variation of x. तो अगर किसी को स्मार्टली करना है, then the smart way of identifying is कि ना ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। दिस इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सीडीएफ है। अब यहाँ से एक्सपेक्टेशन है स्टूडेंट स्ट्रेट अवे कैलकुलेट एज a plus b by 0, sorry, a plus b by 2, which is 6, and variation h होता है b minus a whole square by 12, right. So it will be 12 minus 0 का whole square divided by 12, तो 12 ही आंसर आएगा, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यहाँ से निकल जाएगा। So it will be square root 12 by 6, right. Square root 12 by 6 is basically your 2 root 3 by 6, और ये क्या 3, then it is 1 by root 3. Sir, And what for if the those, kid is smart? क्या Unsmart way, sir, of doing this 1 by 12 के बाद। एफ एच तुम्हारा लेट्स से 1 by 12 आ गया, अब तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन निकालना होगा।
तो एक्सपेक्टेशन एच है 0 to 12 है, एच इंटू एफ एच होता है 1/12 dx, 1/12 बाहर आ गया, 12 माइनस 0 यहाँ रह गया, एंड हाँ सॉरी ये h/12, this would be h/12/2, 12/0, this is 144 minus 0, तो यहाँ पे आंसर 12 आ जाएगा। And for तो यहाँ पे 2 दिया है। standard deviation, we'll multiply by x square and then do square root. Last में जो आंसर आएगा उसका। हाँ, वेरिएंस और स्क्वायर रूट करने से स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा, देन स्टैंडर्ड डिवीजन में मीन करना होगा। Okay. Sir, even I had a few doubts. So should I ask at the end of the session? नहीं अभी पूछ लो, क्या डाउट है? I had a doubt regarding अब जैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो उसका मीन तो ये तो अभी हमने वही निकाला ना, हाँ एंड देन इसका मीडियन मोड भी निकालते हैं क्या? मतलब इज देयर एनी वे टू फाइंड? हमें सिर्फ फंक्शन दिया रहता है उसके होता है, बाद फिर होता वो है आता कि है उसका क्या? निकालने का नहीं Okay. आई यू कैन डू ना, मतलब मीडियन निकालना तो इजी है। जैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया है, मीडियन निकालना है तो प्रोबेबिलिटी एच लेस देन एम कर देना, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी मीडियन का वैल्यू अब 0.5 ही आएगा यहाँ पे। मीडियन मतलब क्या होता है? मीडियन मतलब इज बेसिकली अ वैल्यू जिसके नीचे में 50% रहने का प्रोबेबिलिटी है, राइट। अब ये एम निकालना है, अब कुछ भी आए 0 से लेके एम कर देना, एफ एच डी एक्स इज इक्वल टू 0.5। अब यहाँ से सॉल्व करके एम आ जाएगा, तो दिस इज योर मीडियन। आपको क्वांटाइल वैल्यू बोल दे 88 क्वांटाइल, तो बस 0.5 की जगह 0.8 डाल देना, 28 बोलते तो 0.2 डाल देना। और मोड बोले, Can you repeat? क्या बोला आपने? परसेंटाइल बोले तो परसेंटाइल बोले तो मतलब अगर लेट्स से बोला कि प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एम लेस देन एम, अब निकालना है 88th परसेंटाइल। 88th परसेंटाइल मतलब कि एक ऐसा वैल्यू ऑफ एक्स जिसके नीचे में 80% ऑफ वैल्यूज रह रहे हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग लोअर देन दिस वैल्यू इज 80% और उसके ऊपर रहने का प्रोबेबिलिटी इज 20%, वो होता है। और मीडियन मतलब क्या होता है? मैं लेट्स से इफ आई एम सेइंग कि एक्स का मीडियन इज 10, ठीक है, आई एम सेइंग कि देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी कि h would be less than 10 and there is a 50% प्रोबेबिलिटी कि h would be greater than 10, ठीक है। अब वैसे 80 परसेंटाइल हम बोल रहे हैं कि लेट्स से 80 परसेंटाइल इज 20, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी h would be less than 20 is 0.8 and probability h is greater than 20 would be 0.2। ये होता है परसेंटाइल मतलब। अब जब ये निकालने बोलेगा तो ये वैल्यू बस अननोन रहेगा, तो वो तो इंटीग्रेशन से ऐसे निकल जाएगा। ओके सर। और लेट्स से मोड बोलता है, तो फॉर मोड क्या होता है? डिस्क्रीट में क्या होता है? डिस्क्रीट के केस में मोड इज बेसिकली द वैल्यू जहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है, राइट। वो वैल्यू होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। कंटिन्यूस में भी मतलब होता है उसका, कंटिन्यूस में भी मोड मतलब होता है दैट वैल्यू जिसमें प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। अब वो कैसे आएगा? वो आएगा बाय मैक्सिमाइजिंग एफएक्स। बाय मैक्सिमाइजिंग एफएक्स हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी का वही होगा ना जहाँ पे तुम्हारा डेंसिटी फंक्शन मैक्सिमम होगा, तो बस एफएक्स को मैक्सिमाइज कर देना। और मैक्सिमाइज करना तो तुम लोग को आता ही है कैसे करते हैं, यस यस बस वही है। ओके सर। सर सर ओके एक बार वो परसेंटाइल वाला जो आपने बताया ना कंसेप्ट, हाँ सर कैन यू प्लीज रिपीट वो 20 वाला आपने क्या बताया था? 20 इज अ परसेंटाइल वैल्यू ना? हाँ हाँ, सो आई एम सेइंग कि अज्यूमिंग कि 88th परसेंटाइल ऑफ x इज 20, इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 20 इज 80% एंड प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 20 वुड बी 20%। ठीक है। अब नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, फॉर अ गिवन सेट ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वो बताना है। बताओ बताओ। ठीक है, तो यही आंसर आ रहा होगा कि am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm इज ग्रेटर देन इक्वल टू hm, वैसे ही आता है।
and the only way these three are equal to each other is when इसमें नंबर सेम हो. ठीक है, तो ये आंसर होगा. अब ये वाला बताना तुम लोग को. If the correlation between x and y is 0.3, what would be the correlation between 2x plus 3 upon 5 and 4y plus 7 whole upon 11? ये बताना तुम लोग को. ट्राई करो. हाँ, जिस हिसाब से बताया था तुम लोग को उस हिसाब से निकालना. टेक योर टाइम, आराम से बताओ इसका आंसर क्या आएगा. सर क्वेश्चन वाली साइड थोड़ी जूम कर देना. यही है, मतलब इन दोनों का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है बस. कोरिलेशन एक्स एंड वाई का दिया हुआ है 0.3 है और तुम लोग को उसका बस कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, इसका और इसका. तुम्हारा एसे का ग्रुप में एक जन का नाम मिनर्वा है. मिनर्वा पता है तुम्हें उसका नाम होता है? मिनर्वा. हाँ. हाँ सर, आई कीप टॉकिंग टू हर. मतलब yesterday also I talked to her. अब वो नहीं बोल रहा, हम बोलता मिनर्वा इज बेसिकली द नेम ऑफ अ कैरेक्टर. तो वो कैरेक्टर कंप्यूज था तुमको मालूम है जिसका नाम मिनर्वा है. सॉरी सर, सॉरी. मिनर्वा डोंट थिंक तुम लोग को पता होगा. मिनर्वा हैरी पॉटर जो लोग पढ़ा हुआ है उसमें है तो सर मिनर्वा. मिनर्वा मतलब उसकी स्पेलिंग अलग है, बट ERVA वाला तो हाँ एक ग्रीक हाँ गॉड होता है. हाँ हाँ, तो बेसिकली मिनर्वा ग्रीक गॉड का मेरे को नहीं पता था, बट एक्चुअली हम जो बता रहा था कि मिनर्वा इज बेसिकली प्रोफेसर मैकगोनागल का पूरा नाम है. अगर कोई हैरी पॉटर देखा है तुम लोग में तो. सर आर यू अ पॉटर हेड? हाँ. इनफैक्ट हम अभी हैरी पॉटर ही पढ़ता है. बहुत सारा हम बुक्स खरीद लिया संडे अभी जाके. फॉर सम रीजन मैं बोला कि बहुत पैसा आ गया मेरे पास में, तो सारा हैरी पॉटर कुछ खरीद के लेके आ गया. विद इन आई गेस हम 25th, मेरा मूवीज तो ऑब्वियसली देखा हुआ ही था. 25th से हम पढ़ना चालू किया था. 25th से अभी तक में हम 2 बुक खत्म कर दिया. सो फिलोसफर स्टोन और चेम्बर ऑफ सीक्रेट दोनों. वेरी गुड बुक. ऑल्दो आई शुड आइडियली बी रीडिंग SP8 फॉर नाउ, बट वो अपने तब देखेंगे जब एग्जाम पास में आ जाएगा. ठीक है. अब तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है. तो इसमें अपने को पूरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्स कॉमा वाई का दिया 0.3 और अपने को इस दो का निकालना है. तो अपने वापस से सेम फॉर्मूला के हिसाब से ही जाएंगे. तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई मेरे को पता ऑलरेडी क्या होगा. तो बेसिकली मेरे को उसके सारा सब चीज को उसके टर्म्स में ही लिखना होगा. ठीक है. तो यहाँ पे 5 और 11 तो बाहर आ जाएगा, तो इट इज 1/55. और कोवेरिएंस सिंपली मेरे पास में बचेगा 2x प्लस 3 कॉमा 4y प्लस 7 प्लस 3 प्लस 7 से मेरे को फर्क नहीं पड़ता. अगेन 2 और 4 बाहर आ जाएगा, तो इट विल बी 8/55. तो कोवेरिएंस एट आई एम जस्ट लेफ्ट विथ एक्स कॉमा वाई. ठीक है. ये बस मेरे पास में बाहर बच जाएगा. एंड रहा बात वेरिएंस का, तो वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइड बाय 5 और हम करने जाएगा, तो आई वुड बी लेफ्ट विथ 4/25 वेरिएंस x. एंड वेरिएंस ऑफ 4y प्लस 7/11 अगर हम करने जाएगा, तो आई वुड बी लेफ्ट विथ 16/121. ठीक है. एंड वेरिएंस y. हाँ. तो अब मेरे को खाली निकालना है कोरिलेशन बिटवीन ये दो टर्म which would be 8/55 covariant x comma y square root 4/25 variance x 16/121 variance y. 8/55 यहाँ आ गया कोवेरियंस x comma y. ठीक है. और यहाँ पे बाहर में आ जाएगा तुम लोग का 2/5 into 4/11 वेरिएंट x comma वेरिएंस y.
ठीक है, तो लेफ्ट विथ 8/55 यहाँ पे और नीचे में भी 8/55 एंड यहाँ पे कोवेरिएंट एक्स कॉमा वाई स्क्वायर रूट वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई। ठीक है, तो एज आई सेड अर्लियर एज वेल, दो अप्रोच होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, आइदर यू नो द कंसेप्ट और यू डोंट नो द कंसेप्ट। सो इफ यू हैड नोन द कंसेप्ट which is कि correlation coefficient is not affected by the change in origin and scale, so you could have just straight away marked कि अच्छा 0.3 यहाँ पे है तो इसका भी 0.3 ही होगा and moved ahead। बट अगर नहीं पता था तो तुमको इतना पूरा सब चीज करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया? बताओ बताओ। So can you please scroll up a little bit? सर आपने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया है दैट इज इंटरचेंज किया है ना उस कोरिलेशन कोएफिशिएंट के उसको। हाँ, हम वो बताया था ना कि R इज इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स कॉमा वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। ओके सर। ठीक है, सबको समझ में आया? कैन आई मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन करें? Okay. Now, next question is given to us as that for a group of 300 candidates, mean of score was found to be 50. Later, it was discovered that scores 84 and 53 were misread as 48 and 35. The correct mean is what? Yes, sir. बताओ, ट्राई करो। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। एंड जब हम मीन मीडियन मोड करवा रहा था तो उस टाइम पे आई गेस आई हैड क्वेश्चन लाइक दिस एज वेल, तो वहां पे तुम लोग को आना चाहिए। $50.18। Okay, what about others? करेक्ट, 5118 होगा। तो इसमें कैसे किया जाता है? तो अपने को बेसिकली दिया हुआ है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एच बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट? तो सम ऑफ मीन तो यहाँ पे दिया हुआ है 50 है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो पुराना पहले लिया हुआ था वो आ जाएगा यहाँ से, तो 350 ऐसे आ गया, तो दिस इज बेसिकली 60,000, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 60,000 आ रहा है, ये ओल्ड था, दिस वॉज द ओल्ड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा? नाउ दैट आई नो कि मेरा थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन गलत किया हुआ है इज 60,000, तो पहले जो पुराना ऑब्जर्वेशन हम लिया था उन सबको हम माइनस कर दिया, अब नया ऑब्जर्वेशन जो है उन सबको हम प्लस कर दिया, तो वो अपने आप करेक्शन इसमें जो भी करने का था वो हो गया होगा। ठीक है, जो भी आंसर यहाँ से आ रहा है वो मीन में डालने से अपना आंसर आ जाएगा, दैट डिवाइड बाई 300 करने से मेरा आंसर आएगा 50.18। ठीक है, कैन आई मूव अहेड? समझ में आया?
सर वो 15,000 होगा। क्या 15? अच्छा हाँ सॉरी, हाँ 15,000 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे 50.18 आ गया। अब मैं वो नया क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखा। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ये क्लास में नहीं करवाया था, बट ये क्वेश्चन ये लोग दे दिया था। तो इसके पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूँ कि जैसे अपने पढ़े हुए हैं कि एच फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा होता है, वैसे एक और डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है विच इज बेसिकली योर लॉर्ड नॉर्मल। ठीक है, विच इज बेसिकली योर लॉर्ड नॉर्मल का कंसेप्ट। तो लॉर्ड नॉर्मल में क्या होता है कि लॉर्ड नॉर्मल इज बेसिकली बहुत ज्यादा सिंपल कंसेप्ट है कि इफ आई एम सेइंग कि एक्स फॉलोज लॉर्ड नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, दैट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि लॉर्ड नॉर्मल ऑफ एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। बस यही है और कुछ नहीं है, यही प्रॉपर्टी है और इसमें कुछ है ही नहीं। मतलब इफ आई एम सेइंग कि एक्स फॉलोज लॉर्ड नॉर्मल, या फिर इफ आई एम सेइंग कि इट इज अ लॉर्ड नॉर्मल वेरिएट, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स फॉलोज लॉर्ड नॉर्मल है, तो लॉर्ड नॉर्मल ऑफ एक्स विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मतलब होता है इसका। ठीक है, अभी क्यों किया जाता है वो तुम लोग को CS2 और CS1 में भी थोड़ा बहुत एंड में जाके, शायद CS1 में आई डोंट आई थिंक पढ़ाया जाएगा, CS2 में पढ़ा दिया जाता है कि क्यों किया जाता है ऐसा। बट अभी फिलहाल के लिए इतना ही ठीक है, इतना ही से हो जाएगा। ठीक है, अब रहा बात इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन में वो क्या बोला, अपने को बोला है कि एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट लॉर्ड नॉर्मल वेरिएट्स। तो मतलब एक्स का भी कुछ ना कुछ लॉर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वाई का भी कुछ ना कुछ लॉर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है मेरे को नहीं पता। अब मेरे से पूछा है कि व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स वाई एंड एक्स बाई वाई, मतलब एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई और एक्स डिवाइडेड बाई वाई, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, तो मेरे को बताना है एक्स वाई का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो व्हाट आई कैन डू इज कि मेरे को एक प्रॉपर्टी पता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है देखना। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रॉपर्टी होता है दैट सेज कि अगर लेट्स से इफ आई एम सेइंग कि एक्स फॉलोज नॉर्मल 10, 20 स्क्वायर, ठीक है, एंड वाई फॉलोज लेट्स से नॉर्मल 20, 30 स्क्वायर। तो आई सेड कि अगर हम बोल रहे हैं एक्स फॉलोज नॉर्मल 10, 20 स्क्वायर एंड वाई फॉलोज नॉर्मल 20, 30 स्क्वायर, इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो ये होता है कि एक्स प्लस वाई विल फॉलो नॉर्मल 30, 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। ठीक है, एंड एक्स माइनस वाई विल ऑल्सो फॉलो, एक्स माइनस वाई विल फॉलो एक्चुअली -10, 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। अब ये क्यों होता है, ये वाला चीज क्यों होता है, ये तुम लोग खुद ट्राई कर सकता है घर पे जाके। ठीक है, कोवेरियंस के थ्रू तुम लोग इसको ट्राई कर सकता है कि ऐसा क्यों होगा। हम नहीं बता रहे अभी फिलहाल के लिए, तुम लोग खुद ट्राई करना। ठीक है, और assuming एक्स एंड वाई टू बी इंडिपेंडेंट, ट्राई करना कि ये क्यों आएगा। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि इफ यू ऐड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है, और इफ यू सब्ट्रैक्ट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो भी फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही मिलने वाला है। ठीक है, ये चीज होता है। या समवन वाज सेइंग समथिंग। So, sir, what is the final answer? सी आएगा। तो कहने का मतलब ये, अब अपने क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया कि एक्स फॉलो सम लॉर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाई फॉलो सम लॉर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इसका मतलब क्या है, ln x will follow some normal distribution and ln y will follow some normal distribution, राइट। तो अगर हम इन दो को ऐड कर दे तो भी आई विल गेट अ डिस्ट्रीब्यूशन विच फॉलोज नॉर्मल, मैंने तो भी मेरे को एक ऐसा वेरिएबल मिलेगा विच विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी जो कि हम अभी बताया। इफ आई ऐड log x एंड log y, आई विल गेट अ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि नॉर्मल फॉलो करता है, राइट। क्या फॉलो करता है मेरे को नीड नहीं है, बट ये होगा। तो इसका मतलब ln based on the properties of logarithm, log xy will follow normal distribution, मतलब xy will follow log normal distribution। समझ में आया। वैसे सिमिलरली इफ आई वर टू सब्ट्रैक्ट
log x and log y, I will get a variable which follows normal distribution. And again, based on the properties of logarithm, ln x by y will follow normal distribution and x by y will follow log normal distribution. समझ में आया? Should I repeat anything? बताओ. सर अभी लास्ट, अच्छा ठीक है, आ गया। आपने अभी नेगेटिव वाला जो लगाया वो तो पहले बता दिया था ना। ठीक है. Now for the next question. आपने जो दिया हुआ है कि x has an exponential distribution with mean is equal to 2. मेरे को निकालना है what is the probability कि x is less than 1 given x is less than 2. ट्राई करो कैसे निकालोगे इसको. Try this. Sir, probability x is less than 1 intersection probability x is less than 2 will be equal to probability x is less than 1 only, right? Okay. Always take stricter of the two condition. तो जो भी stricter रहता है वो लिया जाता है. सर स्ट्रिक्टर बोले तो let's say if I am saying कि probability x is less than 1 and x is less than 2, तो इसमें दो चीजें. एक हम बोल रहे हैं कि x should be less than 1 और एक में हम बोल रहे हैं कि x should be less than 2. इसमें stricter condition is this one, that will be probability x is less than 1. वैसे if I say कि probability x is greater than 1 and x is greater than 2, तो इसमें x को 1 से भी बड़ा होना होगा और 2 से भी बड़ा होना होगा. तो stricter condition is probability x is greater than 2. क्योंकि अगर x is greater than 2 तो greater than 1 तो अपने आप ही हो जाएगा ना. वैसे इस केस में अगर x is less than 1 तो वो less than 2 तो अपने आप ही हो जाएगा. वो होता. So this would be equal to probability x is less than 1 divided by probability x is less than 2. ये वाला बिना फॉर्मूला के नहीं आएगा. If you know the formula तो ही ये होगा, वरना ये नहीं हो पाएगा. Sir, is it option C? देखना पड़ेगा. एक्चुअली हम वही क्वेश्चन ही खोज रहे कहाँ पे गया. बी होगा. मीन 2 दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 है. क्योंकि फॉर अ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेशन x इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा होता है और ये 2 है, तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 है. और probability x is less than equal to x in case of an exponential distribution is e minus 1 minus e to the power minus lambda x. So which is 1 minus e to the power minus 0.5 in case of probability x less than 1 and probability x less than 2 में it is 1 minus e to the power minus 1, which means this is option B. ठीक है. Sir, but exponential distribution का PDF you said it is mu into e to the power minus mu x, वो हम यूज नहीं करेंगे. PDF होता है ना वो. मेरे को चाहिए CDF, probability x less than 1 चाहिए. So what you're saying is correct कि this is equal to होता है lambda e minus lambda h होता है. But capital FH जो होता है यानी कि probability x less than h जो होता है, that is written as 1 minus e minus lambda x. Alright. That is what I'm saying ना कि if your formula पता है तो they can just straight away apply the formula because x is greater than 1 greater than 0 होता है in case of an exponential distribution. So if you remember the formula तो वैसे कर लो. नहीं पता तो probability x less than 1 होता है, तो 0 से 1 lambda e minus lambda x dx, lambda बाहर ले लो, 0 से लेके 1 e minus lambda x dx.
अब यहाँ पे यू कैन अप्लाई गामा इंटीग्रेशन, सिंस कुछ नहीं दिया हुआ है तो यू कैन जस्ट राइट इट एज 1 minus 1 e minus lambda x dx. Now based on the formula it will be gamma of alpha divided by lambda to the power alpha, right? So it will be gamma of alpha मतलब gamma of 1 divided by lambda, which is in our case simply lambda only, right? अच्छा सॉरी, यहाँ पे लगेगा ही नहीं, 0 से लेके 1 तक है, इसमें तो लगेगा ही नहीं फॉर्मूला, सॉरी इस केस में तो फॉर्मूला ही नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारा 0 to 1 है और गामा इंटीग्रेशन के लिए 0 to infinity होना चाहिए और वो है नहीं यहाँ पे, तो मैनुअली ही करना पड़ेगा। ए माइनस लैम्डा एक्स या माइनस लैम्डा 1 0 या -1 ए माइनस लैम्डा एक्स 1 0 -1 ए माइनस लैम्डा -1 which is 1 minus a minus lambda. ठीक है, सर ये आपने इंटीग्रेशन करके ये निकाला है क्या? हाँ इंटीग्रेशन करके निकाला। Now for the next question, अब मैंने दिया हुआ है कि x1 and x2 are two independent variable, ठीक है, they are two independent variable, expectation x1 दिया हुआ है मेरे को 0, variance x1 दिया हुआ है 0.5, expectation x2 दिया हुआ है 1, variance h2 दिया हुआ है 0.8, I have to find out what is variance h1 h2, ये बताना है मेरे को, कैसे आएगा बताओ। सर एक मिनट, वो पहले वाला वाई आर वी पुटिंग 0.5 मतलब 1 और 2 क्यों नहीं आ रहा है? लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 है ना, 1 and 2 तो लैम्डा मीन नहीं है, क्या, लैम्डा इज नॉट द मीन। नहीं नहीं, फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय मीन होता है, ओके सो फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू वेरिएंस होता है, बट फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू मीन होता है, या फिर इन अदर वर्ड्स 1 बाय मीन इज इक्वल टू लैम्डा होता है, एंड 1 बाय लैम्डा स्क्वायर वेरिएंस होता है, ठीक है। ओके। अब ये क्वेश्चन निकालना है, बताओ कैसे करोगे इसको, सिंपल ही है ये वाला क्वेश्चन तो, ओके। सो मेरे को निकालना है वेरिएंस x1 एंड x2 गिवन कि x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो दिस विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 का होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन x1, हाँ इट वुड बी एक्सपेक्टेशन x1 x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो you can write it as expectation of x1 square x2 square minus expectation x1 का whole square expectation x2 का whole square, ठीक है, and since they are independent you can write it as expectation x1 square expectation x2 square, ठीक है, और यहाँ से आंसर आ जाएगा फिर फाइनली।
क्या आ रहा है यहाँ से आंसर? बताओ बताओ। इसका बी। करेक्ट। ऑप्शन बी इज द आंसर यहाँ पे। ठीक है ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप तुम लोग प्रिपेयर्ड होगा। मोस्ट ऑफ द चीज जितना मैं कवर करवाना था क्लास में, आई एम डन विद दैट। बाकी जितने भी क्वेश्चंस है दोज आर प्रीटी मच सिंपल एंड ज्यादा क्वेश्चंस रह नहीं रहे हैं। वी कैन डू अ क्वेश्चन ऑन जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन अभी एक बार। ठीक है, और ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन करते हैं सो दैट थोड़ा और एक क्लियर हो जाएगा। ठीक है आओ। आई हैव अ डाउट लाइक ठीक इस है, करते क्वेश्चन पहले के एक बार। बाद में पूछूं? हाँ। हाँ हाँ श्योर। तो एक्स एंड वाई का फिर ये दिया हुआ है, आपने निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वाई वुड बी लेस देन एक्स। तो बेसिकली मेरे को वो सारा प्रोबेबिलिटी निकालना है जहाँ पे वाई इज लेस देन एक्स। तो अब वो कैसे निकलेगा? जहाँ पे एक्स इज जीरो एंड वाई इज इक्वल टू -1, तब एक केस होगा। ठीक है, तो मतलब वो सारा इंडिविजुअल केसेस बनाना है। अब जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि तुमको हर एक क्वेश्चन अपने थोड़ा डिफरेंट होता है टाइप का, तो यू विल हैव टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, तो चलिए थोड़ा अच्छे से क्लैरिटी आता है इसमें। और एक केस है जहाँ पे x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1, बिकॉज x कैन टेक ओनली टू वैल्यूज 0 एंड 1। तो y के रेस्पेक्ट में देखना है वो कौन सा वैल्यू दे सकता है जहाँ पे y इज लेस देन x। तो ये तीन सिनेरियोस बन के निकल के आता है। तो 0, -1 इज 0.1, 1, 0 इज योर 0.15 एंड 1, -1 इज 0.05। तो फाइनल आंसर 0.3 आएगा। लास्ट क्लास या फिर एक क्लास में बताया था कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे करना होता है और हाउ डू यू रीड द प्रोबेबिलिटीज एंड स्टफ। तो आई होप वहां से थोड़ा क्लैरिटी रहे। ठीक है, समझ में आया? सर हाँ, नहीं आया, कैन यू प्लीज रिपीट लाइक? तो बेसिकली आपने निकालना क्या था? आपने निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि y इज लेस देन x। y इज अ रैंडम वेरिएबल, x इज अ रैंडम वेरिएबल। तो मेरे को वो सारा सिनेरियोस निकालना है जहाँ पे y इज लेस देन x। तो हम तीन सिनेरियोस निकाला। मेरे पास में जितने भी वैल्यूज दिए थे, x कैन टेक द वैल्यू एज 0, 1 एंड y कैन टेक द वैल्यूज एज -1, 0 एंड 1। तो ऐसा कौन सा सिनेरियोस है जहाँ पे y इज लेस देन x? एक सिनेरियो है जहाँ पे y इज -1 एंड x इज 0। एक सिनेरियो है जब y इज 0 एंड x इज 1। एक सिनेरियो है जब y इज 1, सॉरी y इज -1 एंड x इज 1, राइट? तो ये तीन सिनेरियोस हमें तो खाली प्रोबेबिलिटी को ऐड अप करना है, और वो तीन सिनेरियोस का प्रोबेबिलिटी को हम सिंपली ऐड अप कर दिया और मेरा आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, ये भी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो अपने निकालना है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू j। दिया हुआ है दैट x इज इक्वल टू c into i plus j, where I can take the value as 0 and 1 and j can take the value as 1, 2 and 3। आपने निकालना है वैल्यू ऑफ c। ट्राई करो, टेक योर टाइम, बट इसका आंसर बताओ कैसे आएगा। पहले तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल बना लेना, उसके बाद तुम आगे बढ़ना। फर्स्ट कंस्ट्रक्ट अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल, उसके बाद आगे बढ़ना। हम 2 मिनट में आए। तब हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट दिस इज बेसिकली यहाँ पे क्या बोला लोग, ये लोग बोला प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू आई एंड y इज इक्वल टू j इज इक्वल टू c i प्लस j, राइट? अब
they have said कि I can take the value as 0 and 1 and J can take the value as 1, 2 and 3. Correct? That's it, no? हाँ, तब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x can take the value as 1 and 0 and 1 and y can take the value as 1, 2 and 3. ये मतलब होता है इसका. आप खाली प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनाना है. तो हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट दिस इज, यू कैन जस्ट सिंपली डू, जब h0 y1 तो ये c होगा, ठीक है, और दिस विल बी 2c, this will be 3c, this will be 2c, 3 and 4. अब sum of all the probability equal to 1 होता है, so it is simply c plus 2c 3. क्या आ रहा है यहाँ से? 6, 8, 11, 15, तो 1/15, ठीक है, तो 1/15 आंसर आ रहा है. ओके, हाँ, अब अपना डाउट पूछो. अब क्या डाउट्स? सर मैंने एक क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप किया है. हाँ, ये तो वेरिएंस ऑफ एक्स, तो ये तो खाली वो है, मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस का डेरिवेशन है, नॉट रेलिवेंट. करना है तो यू कैन डू इट, अदरवाइज यू कैन स्किप इट. ये CS1 में आएगा. ओके सर, स्किप भी करते. हाँ, हाँ. Sir, for cumulative distribution function हम्म. of standard normal deviation, we had done a question before it. अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, जिसमें हमने उसको PDF में कन्वर्ट किया था CDF से. ओके, तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में और भी कुछ होता है क्या इसके अलावा? नहीं, बस इतना ही होता है. अगर क्यूमुलेटिव का कोई भी क्वेश्चन आता है तो फॉर एग्जांपल मीन ही निकालना है, देन वी हैव टू कन्वर्ट इट टू PDF एंड देन डू इट. हाँ, इजियर रहता है, मतलब यू कैन यूज द CDF एज वेल, बट इजियर रहता है. मेरे को पर्सनली PDF ज्यादा इजी लगता है, इसलिए हम वो करता हूँ, वरना यू कैन यूज CDF एज वेल. ओके. सर वो एक क्वेश्चन और भेजा था ना मैंने, वो कुछ क्या वो न्याय नंबर है? का मेरे को नो आइडिया, उसका तो समझ में नहीं आ रहा, उसका क्वेश्चन का आंसर मेरे को भी नहीं पता क्या है. ओके सर. उसका एग्जैक्ट या तो भेजना कि क्या था, उसके बाद मे बी आई कैन टेल. यहाँ तो ऐसे नहीं बताना सर, मुश्किल वो है. कल मॉक दिया था तो उसके अंदर आया था, तो आई गेट स्टक देयर. हम बोला था, मतलब कभी भी ऐसा हो कि इफ यू गेट स्टक इन अ क्वेश्चन, जस्ट स्किप इट, बिकॉज 2 मार्क का हो, 3 मार्क का कुछ भी हो, यू आर जस्ट मिसिंग आउट ऑन अदर क्वेश्चंस. ज्यादा टाइम किसी पे भी स्पेंड मत करो. जस्ट, मतलब 3 घंटा का एग्जाम है, यू कैन टेक एन एवरेज ऑफ 1 मिनट पर क्वेश्चन, ठीक है. अब अगर 1 मिनट ऑफ दैट क्वेश्चन में पहला 1 मिनट में, और तुम 1 मिनट का 1 मिनट इफ यू आर जस्ट स्पेंडिंग ऑन फिगरिंग आउट कि क्वेश्चन कैसे करना है, देन इसका मतलब वो बहुत टाइम लेने वाला है. What you can do is that flag that question and move ahead. बाद में टाइम मिले then you can come back and just solve that question. तो वो मत लॉजिक लगाओ कि यार इसमें तो बहुत टाइम स्पेंड हो चुका, अब तो करना ही है, या फिर ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तो करना ही होगा, या फिर ये तो स्टैट्स का क्वेश्चन है तो बन नहीं रहा है, तो बहुत ईजी है, इंग्लिश का है, मैथ्स इंग्लिश का है, ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए. डो नॉट थिंक ऑफ दैट.
बिकॉज ये इस क्वेश्चंस में पेपर्स में आते हैं, बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चंस आते हैं, या फिर बहुत बार होता है कि नहीं बनता है, नहीं बनता है, तो अब क्या करोगे, नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, जस्ट मूव अहेड। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो बन रहा है उसको खराब मत करो ना, जस्ट मूव अहेड, बाकी क्वेश्चंस बनाओ। एंड टाइम मिलता है, लास्ट में मिलता ही मिलता है, और तो आके आराम से कर लेना वापस, इफ यू आर फॉलोइंग द स्ट्रेटजी देन। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मतलब और फिर क्वेश्चन है, एक सेट अ टाइमर मेंटली, कि क्या टाइमर एक रखो कि 1 मिनट रखो कि ना, इतना 1 मिनट है मेरे पास टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब उसमें भी 2-3 मिनट्स में आपको फिगर आउट ही नहीं हो पा रहा कि क्वेश्चन करना कैसे, then skip it, कोई पॉइंट नहीं है टू बी स्टक ऑन दैट क्वेश्चन। एंड यू विल थिंक कि 2-3 मिनट्स बहुत ज्यादा लंबा टाइम पीरियड होता है, 2-3 मिनट्स बहुत ज्यादा लंबा टाइम पीरियड हो रहा है उस टाइम स्पैन में, यू आर जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन, तुम सॉल्व भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो स्किप कर दो ना, बाद में आके देख लेना। हाँ, Sir, even I had sent you a question yesterday. एक बार वापस पेंट करो ना। Uh-huh. ट्वेंटीथ एंड 21st term in an expansion of, then the value of are equal, अच्छा, then the value of a is equal to what, ये तो निकल जाएगा 39C20, वैसे निकल जाएगा ये। Sir, what बेसिकली I did was हाँ, abhi 20th term and 21st term they had said. So according to that, we had to do 39C20 and 39C21, right? हाँ, Sir, I don't know. मतलब I did the same thing. मेरा आंसर 19/7 आ रहा है and they told 3. और उसमें उन्होंने एक में 39C20 लिया और एक में 39C19. सॉरी समझा नहीं, वापस बोलना क्या। For 39C20, they took 39C19. That was fine. It's the same thing. But then for हाँ, 39C, yeah, sir, this only they did. I mean, what you did. 39C19. तो यही तो होगा। So 39C21 होगा ना? Because it's 21st term. 20 टर्म में 39C19 आता है, एंड 21st टर्म में 39C20 आता है। ठीक है, Oh, okay. हम्म, Okay. मतलब इफ यू लुक एट द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b टू स्क्वायर, तो पहला टर्म तो a स्क्वायर है, सेकेंड टर्म इज योर 2C1 इंटू a इंटू b, एंड देन तो वापस b स्क्वायर आ गया, तो सेकेंड टर्म में 2C1 आ रहा है ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी इफ यू टेक a प्लस b टू द 39, तो इसमें जो 19th टर्म होगा, सॉरी 20th टर्म होगा, 20th टर्म वुड बी 39C19, a टू द पावर 19, b टू द पावर 20, ऐसे। Okay, तो sir. ये तो दो तो सेम चीज ही है, देन ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ओके, एनी मोर डाउट्स। सर वो एक वो सिम्पसन 1/3 मेथड करना था। अच्छा, एक सेकंड बता। सर सिम्पसन 1/3 और 3/8 ऐसे करके भी कुछ है ना। हाँ हाँ, तो बेसिकली ये सब जितना भी चीज होता है ना, ये सब इज जस्ट अ अप्रोक्सीमेशन जो कि दिया हुआ रहता है। मेरे को इंटीग्रेशन पूरा पूरा करना नहीं है, क्योंकि मेरे को या तो फंक्शन का वैल्यू नहीं मालूम है, जो एग्जैक्ट फंक्शन जो कि इंटीग्रेशन में यूज होता है, वो हो सकता है कि मेरे को एग्जैक्ट इंटीग्रेशन का वो फंक्शन नहीं मालूम है जिसको इंटीग्रेट करते हैं, तो उसके लिए आई हैव ट्रेपेजॉइड रूल, सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन 3, तो वो सारा जितना भी रूल होता है वो सारा इसके लिए ही होता है। ठीक है, एंड इसमें अलग फॉर्मूला यूज होता है। तो बेसिकली क्वेश्चन में ना बहुत सारा चीज दिया हुआ रहेगा, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ एक्स दिया हुआ रहेगा।
मतलब h0 h1 h2 h3 ऐसे भी दिया हुआ रहेगा। तो लेट्स से मेरे पास में है a से लेके b एफ एच डी एक्स, ये निकालना है मेरे को। अब इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन केस ऑफ सिम्पसन्स वन थर्ड, इन केस ऑफ सिम्पसन्स वन थर्ड वुड बी h/3 एफ एच जीरो एफ एच एन। तो जो भी फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू पे जो भी वैल्यू आ रहा है वो रहेगा, प्लस 4 इंटू एफ एक्स वन एफ एक्स थ्री एंड सो ऑन करते थे जितना भी ऑड नंबर है। तो जीरो पहला वैल्यू लास्ट वैल्यू छोड़ दो, पहला वैल्यू लास्ट वैल्यू छोड़ दो, उसके बाद का जितना भी वैल्यूज है वहां पे तुमको निकालना होगा, ठीक है। प्लस 2 इंटू एफ एक्स टू एफ एक्स फोर एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये ऐसे आता है, ठीक है। सो दिस इज योर सिम्पसन्स वन थर्ड। तो सर ये ऐसे चलता जाएगा, मतलब एंड क्या होगा? जितना भी दे रहा है ज्यादा ज्यादा देगा नहीं, 5-6 वैल्यू ही दे रहा हूँ तुम्हारा। एच से 5 वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। मतलब h0 दिया है, y0 दिया है, h1 दिया है, y1 दिया है, h2 y2 करते करते h5 दिया है, y5 दिया है। ये तो 6 वैल्यू हो गया, बट लेट्स से ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें जो बनता है दैट वुड बी h/3, ठीक है, जो कि x1 माइनस h0 करके आ जाएगा, ठीक है। x1 माइनस h0 करने से आ जाता है वो सेम ही होता है, x1 माइनस h0 h2 माइनस h1 सेम ही आएगा वो। देन इट वुड बी y0 प्लस y5, ठीक है, एंड देन 4y1 प्लस y3, y5 तो यहाँ पे आ गया, प्लस 2y2 प्लस y4। ज्यादा वैल्यूज नहीं देता, इतना ही वैल्यूज देता है। ओके सर। आंसर ये था सिम्पसन 3/8। हाँ, तो सिम्पसन्स 3/8 रूल में क्या होता है, सिम्पसन्स 3/8 रूल में अगेन ए से लेके बी एफ एच डी एक्स, ठीक है। अब लेट्स से इसमें तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है, एक बार ऐसे ही हम लेके चलता है। तो अब इसमें ये दिया हुआ है, अब दिस वुड बी इक्वल टू 3h/8 होता है। इसमें भी अगेन y0 प्लस जो भी वैल्यू लास्ट में दिया हुआ है, तो जो भी nth वैल्यू दिया हुआ है, लास्ट वैल्यू जो भी दिया हुआ है वो वैल्यू यहाँ पे आएगा, प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2 y4 y5 y7 ऐसे करते जाएगा। तो बेसिकली एवरी थर्ड वैल्यू यू विल हैव टू स्टेप, फर्स्ट छोड़ दो, उसके बाद जो एवरी थर्ड वैल्यू है यू विल हैव टू स्टेप, प्लस 2 इंटू y3 y6 y9 एंड सो ऑन करते करते जाता है। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि सिम्पसन्स 3/8 रूल पूछ रहा है, बट अगर पूछता है तो ऐसे करते जाएंगे अपने। तो बेसिकली अगेन लेट्स से मेरे पास में 6 वैल्यूज दिया हुआ है, h0 है, y0 है, h1 है, y1 है, ऐसे करते रहते h5 है और y5 है। तो एज पर सिम्पसन्स 3/8 रूल इट विल बी 3h/8 y0 प्लस y5 प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2, y3 नीचे जाएगा तो उसको रहने दो, y4 एंड प्लस 2 इंटू y2 y3। ठीक है, सर इनका कोई स्पेसिफिक Okay, sir. प्रॉपर्टी नहीं होता क्या, लाइक कि तब आएगा तभी अपन को ये यूज करना है, लाइक ऐसा कुछ? क्वेश्चन बोलेगा तब करना, क्वेश्चन बोलेगा ट्रैपेजॉइड रूल, क्वेश्चन बोलेगा सिम्पसन्स वन थर्ड, तब यूज करना, वरना यूज नहीं करना। ओके सर। सर एक बार ट्रेपेजॉइड वाला भी। तो ट्रैपेजॉइड वाला में क्या होता है, ट्रैपेजॉइड वाला में होता है कि इट इज h/2 y0 प्लस yn, तो जो भी लास्ट वैल्यू है प्लस बाकी सारा का खाली सिंपली 2 इंटू हो जाता है। इसका डेरिवेशन हम क्लास में बताया था, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो एक बार देख लेना बस। ओके सर। सर ये yn इज द लास्ट वैल्यू ना? हाँ, तो जो भी वैल्यू दिया, तो 6 वैल्यू दिया, तो जो 6th वैल्यू दैट इज योर yn।
8 वैल्यू दिया तो 8th वैल्यू जो भी दिया वो दैट इज अ वाई है। एंड सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना है सभी टर्म्स को। सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग आएगी ना उसमें? हाँ आनी तो चाहिए। सर कैन यू प्लीज समराइज द पॉइंट्स दैट ये वो ओरिजिन से अफेक्ट करता है एंड स्केल से अफेक्ट करता है, लाइक मीन, मोड, मीडियन फॉर ऑल। ओके, तो मीडियन मोड का इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आता क्वेश्चन जिसमें कि ऑरिजिन से सब का रहता है। मोड तो इफेक्ट करेगा ऑब्वियसली। मतलब तुम्हारा अगर पहले लेट्स से एच था और फिर 4h हो गया, तो जो भी पहले मोड था दैट विल बी जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 4। और ओरिजिन स्केल में ओरिजिन से भी फर्क पड़ेगा, तो जो भी था ऐड जो भी होगा उसमें भी ऐड हो जाएगा मोड में। मीडियन को भी फर्क तो पड़ना चाहिए ऐसे टेक्निकली, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी लोकेशन ये सब का बात आता है। तो हाँ उसको भी फर्क पड़ेगा और मीन को भी फर्क पड़ता है। बट मीडियन मोड मेरे हिसाब से इतना फ्रिक्वेंटली नहीं आता रिगार्डिंग ओरिजिन एंड स्केल का चेंज। एंड रहा बात वेरिएंस का, तो वेरिएंस को स्केल से फर्क पड़ता है, ओरिजिन चेंज से फर्क नहीं पड़ता। तो वेरिएंस एंड कोवेरिएंस को इज ओनली अफेक्टेड बाय योर स्केल। और बाकी जितना भी चीज है जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, एवरीथिंग, वेरिएंस, कोवेरिएंस, एवरीथिंग इज अफेक्टेड बाय ओरिजिन। एंड कोरिलेशन जो होता है, कोरिलेशन इज नाइदर अफेक्टेड बाय स्केल नॉर इज इट अफेक्टेड बाय द ओरिजिन। एक मिनट सर। सर मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ ओरिजिन एंड स्केल ना? हाँ तो मतलब सर आपने ओरिजिन ओनली, स्लैश स्केल, हाँ हाँ ये लिखने का। बट यहाँ पे सिंस वेरिएंस एंड ये भी है ना, तो इसलिए हमने लिखा था। सर मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ एंड मोड मोड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय बोथ। एंड वेरिएंस इज ओनली फ्रॉम स्केल। हाँ सर यहाँ पे कोवेरिएंस आपने क्या लिखा है? स्केल से नहीं होता है। कोवेरिएंस स्केल से होता है, ओरिजिन से नहीं होता। सर आपने दोनों पे कट लगा रखा है नीचे। अच्छा सॉरी। ठीक है। सर आपने कोवेरिएंस ऊपर भी लिख रखा है और नीचे। ट्रांसफर। ये कोरिलेशन है क्या? हाँ कोरिलेशन है। कोरिलेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय स्केल और ओरिजिन चेंज। कोरिलेशन में फर्क नहीं पड़ता। और कोवेरिएंस को पढ़ता है स्केल से। ठीक है।
ठीक है, और एक चीज याद रखना कि क्या बोला था, हम भूल गया एक्चुअली। एग्जाम, अच्छा हम बोला था एग्जाम से पहले व्हाट यू कैन डू इज कि हम लोग का जितना भी हम लोग का जो बुक है वो एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। उसमें जितना भी फॉर्मूला है ये सब अच्छे से गो थ्रू कर लेना, तो तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो पीडीएफ है एक बार उसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि उससे रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड फॉर्मूला फॉर्मूला से सारा वहाँ पे है ही। सर कंपाइलर हाँ और एंड कुछ सर पूछना मैं है? यस हम्म, सर लास्ट सर जो एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर यूज करते हैं ना तो उसके अंदर वो जब हम्म, यूज करते हैं ना तो फिर वो जो यूएई उनका होता है ना कैमरा तो फिर वो बताता है कि आपका फेस नहीं है और ये वो करके लाइक हाँ हाँ, तुम लोग कैलकुलेटर एकदम सामने उन लोग के रख के यूज करना पड़ेगा। मतलब यू विल हैव टू शो देम दैट यू आर यूजिंग योर कैलकुलेटर। तो वो तो दिखाना ही पड़ता है ना, पूरे लोग के सामने यूज करना होगा। इवन इफ यू आर राइटिंग ऑन पीस ऑफ पेपर तो बार बार कैमरा में देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर दे विल फ्लैग यू। बार बार फिर वो वार्निंग आ जाएगा कि यू आर नॉट लुकिंग एट कैमरा, यू आर नॉट लुकिंग एट कैमरा, वो आ जाता। एंड सर वो टर्मिनेट कितनी देर मतलब लाइक ऐसा कुछ होता है कि टर्मिनेट हो जाता है। नहीं नहीं, इतना नहीं होता, मतलब ऐसा ट्राई मत करना। एक दो बार आ जाए तो उसके बाद फिर ध्यान ही रखना। एक बार भी आ जाए तो मेरे हिसाब से तो ध्यान ही रखना चाहिए ना, यू आर लुकिंग एट द कैमरा एवरी नाउ एंड देन। तो कैलकुलेटर को ऐसा कैमरा के आगे ही रख देंगे ताकि हम कैलकुलेटर के साथ साथ कैमरे में भी देख लें। हाँ, उन लोग को बता नहीं सकते ऐसे कि ये देखो ये कैलकुलेटर है। वो तो बताना ही पड़ेगा एनी विच। स्टार्ट ऑफ द एग्जाम में क्या होता है, वो खुद ही पूछ देगा कि ना बताओ तुम आपके पास में क्या क्या है। तो वाइल यू आर गिवन द 360 रिव्यू तो जस्ट दिखा देना, मतलब बोलना मत मुंह से। दे वो लोग अपने आप समझ जाएगा कि दिस इज द कैलकुलेटर एंड एवरीथिंग। सर इज देयर अ पर्सन सिटिंग विद अस, मतलब ऐसे? नहीं नहीं, मतलब रूम में, सर तुम्हारे रूम में पता है कोई नहीं हो कल जो सकता। डेमो हुआ था, कल जो डेमो क्या? हुआ था उसमें तो 360 व्यू नहीं बोला। कल नहीं बोला होगा, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में बोलेगा। एक्चुअल एग्जाम में जो होगा उसमें दे वुड से, मतलब जो पर्सन होगा वहां पे वो बोलेगा। मतलब वो लिटरली ऐसे नहीं बोलेगा, ही विल टाइप टू यू इन चैट, चैट बॉक्स में बोलेगा वो। सर अगर रूम में रूममेट हो तो क्या करें उसका? बाहर निकाल दो उसे। नहीं, यही ऑप्शन, और कोई ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, यू कैन नॉट हैव एनीवन एल्स इन द रूम, तो निकालना ही पड़ेगा उसको। तो दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब ऐसा एकदम खाली रूम ही चाहिए उन लोग को एग्जाम वालों को। हाँ, नो अदर ऑप्शन। बट काइंड ऑफ वैलिड भी है, मतलब 3 घंटा के लिए तो चाहिए, सिर्फ 3 घंटा के लिए बोल तो नहीं, और चले चले जाएंगे पता चले। ओके सर। उतना तो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन एक्चुअली। इसलिए जब मेरा भी एग्जाम हुआ था तब हम बैंगलोर से कोलकाता गया था, तो ताकि मैं थोड़ा आराम से हम एग्जाम देते थे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर ऐसे मान लीजिए उन लोगों ने 360 डिग्री व्यू बोला एंड माय बुक्स आर केप्ट, तो वो बोलेंगे हटा दो कि वो सीधा ही कैंसिल कर देंगे? अगर बुक्स रखे हैं तुम्हारे अलमारी में तो दे विल नॉट से एनीथिंग एल्स। बट टेबल पे रखें, बट एनीवेयर ऐसे रखा हुआ है कि वहां पे एक्सेसिबल है और यू कैन सी द फॉर्मूलाज और यू कैन सी द बुक, तो दे विल से इट। नो नो, इट्स केप्ट एट अ शेल्फ, ओपन शेल्फ, लेकिन मेरे बेड दूर है वो, मतलब टेबल पे नहीं है कुछ भी, लेकिन वो दूर है। मतलब लेट्स से एकदम ही रूम के एंड पे है और वहां पे बुक्स रखा हुआ है तो नहीं बोलेंगे। बट देयर इज अ चांस दैट दे माइट से कि मैं बुक ओपन करके रखा हुआ है वहां पे, तो बेटर थिंग तो यही है कि सारे बुक को बंद करके रख दो, या फिर गो टू अ रूम जिसमें शेल्फ वेल्फ नहीं हो बुक्स का, या फिर है भी तो उस शेल्फ से एक बार के लिए बुक सारे हटा दो। एंड सर अगर वॉल पे स्टिकी नोट देख लेंगे तो? तो उस पे भी करते हैं वो लोग।
स्टिकी नोट ये सब पे भी करते हैं कि स्टिकी नोट क्यों लगा है, क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है उसमें, वो सब भी होता है। ओके, मतलब इन केस कुछ भी होगा तो देन इट आस्क अस टू रिमूव इट, राइट? ऐसे सीधा टर्मिनेट नहीं करते ना? नहीं, बट अगर ऑब्वियसली इफ यू आर कॉट तो दे विल नॉट से कि यू आर कॉट, दे विल जस्ट से, वो एक बार अपने पास में नोट करके रख लेंगे एंड देन बाद में दे विल जस्ट फ्लैग इट। तो वो इशू होता है। जैसे जब हम एक्चुएटर्स में था, आई वाज वर्किंग देयर एज अ 9 to 5 वाला टाइम पे, तो उस टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए थे कि ना वी गॉट कॉल फ्रॉम स्टूडेंट्स सेइंग कि हम लोग बुक में एक बार ऐसे ही ट्राई किया था देखने का बीच ऑफ द क्लास में, तो उस टाइम पे दे डिड नॉट से एनीथिंग। फिर बाद में 1 महीना बाद 2 महीना बाद पूरा कॉल आ गया कि ना आपका ये इंसिडेंट फ्लैग हो गया है, तो एक्सप्लेनेशन दो, एंड फिर वो था। एंड फॉर एग्जाम्पल इफ यूएफएम इज नोटिस, देन वो क्या कितने कैंसिल, पेपर तो कैंसिल कर ही देते, डू दे इवन बैन अस फ्रॉम गिविंग द एग्जाम? डिपेंड ऑन द सेवेरिटी सिचुएशन। सो लेट्स से अगर इनमें भी फ्लैट आउट चीटिंग ही कर रहे थे तो ऑब्वियसली दे विल बैन यू। लेकिन अगर ऐसा कुछ सिचुएशन इतना खराब नहीं था, देन मे बी 1 टर्म्स 2 टर्म्स के लिए वो लोग बैन कर देते। देन उसके बाद बेसिकली लेट्स से तो साल बर्बाद काइंड ऑफ चीज हो गया, वही चीज होता है। तो उनकी सिचुएशन तो वही है, बट यू कैन गिव द एग्जाम फ्रॉम आई एफ। बट मेरे हिसाब से चीटिंग करने का ट्राई मत करना। एंड हम ऑलरेडी बता दिए कि क्या क्या सिचुएशंस है। तो मोबाइल बोर्ड ये सब साइड एक बार के लिए साइड रख देना, कहीं और रख देना, किसी और रूम में रख देना, या फिर अपनी कोई रूममेट है तो एक बार के लिए उसको बोल दो कि बाहर चले जाएगा। एंड 3-4 घंटा का ही बात है सिर्फ, ज्यादा बड़ा बात तो है नहीं। और सर तो जब उसके बाद आराम से आ जाएगा। हम उनके पोर्टल में पेपर देते हैं तो बाकी सारी साइट्स अपने आप ब्लॉक हो जाता है ना? हाँ, मतलब नोटिफिकेशन तो वो मैनुअली ही बंद करना पड़ेगा कि ऐसा कर देना कि यार, हाँ, वो भी अपने आप ही बंद हो जाता है, उसमें भी कोई इशू नहीं होता, सब अपने आप बंद हो जाता है उसका। बट अपने ये मेक श्योर करना कि तुम्हारे मतलब जो पीसी है उसमें कोई भी ये सब इंस्टॉल्ड एप्स ना हो जो कि ऐसे ओवरराइड कर सके। जैसे ग्रामरली होता है, बहुत जन के पीसी के अंदर में ग्रामरली लगा हुआ होता है, या फिर वो लगा क्रोम में एक्सटेंशन में लगा हुआ होता है, तो वो सब हटा लेना। एआई वे आई कुछ लगा हुआ है तो वो सब भी हटा लेना। ओके। ठीक है, तो लेट अस कीप इट टिल हियर। कोई भी डाउट यू गाइस कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल चेक एंड रिप्लाई वहाँ पे। ठीक है, आराम से एग्जाम देना, ज्यादा पैनिक मत करना, एंड कुछ होगा नहीं। अगर इफ यू आर बीइंग कॉशियस तो कुछ नहीं होता, आराम से एग्जाम दे दो। सर बोल। सर ऐसा लग रहा है कि कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, तो मतलब इज इट वाइज कि अभी हम लोग उस न्यू टॉपिक्स को लें या फिर करें, या फिर जो है उनको रिवाइज करके लाइक वी हैव टू सॉल्व? मतलब समझा नहीं। जैसे कुछ टॉपिक्स लाइक कुछ प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे गामा और ये सब चीजें छूट गई है, और जैसे 1-2 टॉपिक्स और है जैसे जीपी वाले और ये हार्मोनिक मीन वाले, हम्म। तो सर उनको अब देखना चाहिए इस टाइम पे, मतलब उनका प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब कुछ न्यू पढ़ना चाहिए नहीं क्या? नहीं, ऐसे तो टाइम है तो यू कैन डू इट। ज्यादा बड़ा बड़ा टॉपिक्स नहीं है, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन में इतना आता नहीं है, बट यू कैन गो थ्रू इट। जी, काइंड ऑफ एक बार पढ़ने से भी समझ में आ जाएगा, इतना इशू नहीं है। बट सर और जो बड़े लाइक कुछ ऐसे छूट गया है, अगर इन केस आए तो फिर वी कैन स्किप दैट। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं, वो रहे मतलब ऐसा होगा ही नहीं चाहिए ना। यू वुड बी एबल टू कवर 100% ऑफ द सिलेबस, वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, आई रिक्वेस्ट कि किसी को वो पता हो कि वो कौन से फोल्डर में है जो हम कोरिलेशन वाला एक बार अच्छे से बंदे था हम वाला, तो वो बता देना प्लीज। हाँ ग्रुप में डाल दो ना, ग्रुप में कोई ना कोई बता देगा। आई विल सेंड यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, विल मीट अगेन बाद में आराम से, एंड अच्छे से एग्जाम देना।
एंड लेट मी नो आफ्टर द एग्जाम कैसे जाता है, एंड जो भी रिजल्ट आता है पास फेल डू लेट मी नो, एंड आई डू होप कि सबका पास ही होता है। एंड एज आई सेड अर्लियर एज वेल, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, आराम से एग्जाम देना एंड अच्छा ही होगा। एंड आफ्टर एग्जाम इफ यू डू पास देन एज आई सेड अपना लिंक्डइन प्रेजेंस बनाओ, उसमें लिंक्डइन पे डालो, बिकॉज इट वुड बी अ गुड स्टार्ट कि यू हैव जस्ट स्टार्टेड ऑफ, तो यू कैन जस्ट से कि आई हैव पास दिस इट, वैसे करके इट वुड बी अ गुड स्टार्ट। ठीक है, या कुछ और पूछना था एनीवे यू कैन डायरेक्ट विथ मी ऑन व्हाट्सएप, एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाद में अपने मिलते हैं, बाय। Thank you, sir. थैंक यू Thank सर। you. वेलकम।